नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट द मिडिल इनकम ट्रैप इस रिपोर्ट को देखने वाले हैं। ये जो रिपोर्ट है ना, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है, हर साल जारी करता है। 1978 से लेकर के हर साल जारी कर रहा है। हर साल ना इसका अलग अलग थीम रहता है। इस साल इन लोगों ने थीम रखा है द मिडिल इनकम ट्रैप, एक कंट्री जो कि मिडिल इनकम में फंस गया है, इस तरीके का एक थीम है। यहाँ पर बताया गया कि कौन कौन सा कंट्री है जो कि मिडिल इनकम कंट्री में फंस गया है, क्यों फंसता है, कैसे वो मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकल सकता है, इसके बारे में ही डिस्कशन किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पर इंडिया और चाइना, ये दोनों दोनों बड़ा बड़ा जायंट मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। इसीलिए ये जो रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आरबीआई ग्रेड बी के परस्पेक्टिव से ये जो रिपोर्ट है ये हर साल इंपॉर्टेंट बनता है। बहुत सारे जो टीचर हैं इसको कवर नहीं कराए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसको कवर कराना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पूछ ले, या फिर हो सकता है डिस्क्रिप्टिव पूछ ले, 10 नंबर का, 12 नंबर का, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि इस रिपोर्ट को करके आओ, और आप करके नहीं जाओगे तो इसमें तो आपका ही नुकसान होगा। टीचर नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे, आपको तो करके जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इस रिपोर्ट को मैं लेकर के आ रहा हूँ। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली मैंने बहुत मेहनत किया हुआ है, कल रात पूरा जगा हुआ था और इस रिपोर्ट को मैंने बनाया है। क्योंकि ये रिपोर्ट जो है किसी ने कवर नहीं कराया था, तो मुझे थोड़ा भी हेल्प कहीं से नहीं मिल पाया। मैंने कोशिश किया कि कुछ आईएएस चैनल है, वहाँ से मैंने कुछ डेटा निकाला, और कुछ डेटा मैंने सीधा रिपोर्ट से पढ़ करके निकाला है। तो रिपोर्ट से पढ़ करके सारा डेटा निकालने में बड़ा मेरे परेशानी हुआ हमको रात में, समझे। इसीलिए मैंने बहुत इसमें एफर्ट किया है। तो हो सकता है तो आप एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं, तो आप लाइक दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला चार्ट है, ये हमारा दूसरा चार्ट है, ये हमारा तीसरा चार्ट है, और ये हमारा चौथा पांचवा चार्ट है। तो 5 चार्ट में मैंने इस पूरा रिपोर्ट कवर करा दिया है। लेकिन टेंशन का बात नहीं है, इस 5 चार्ट को भी मैंने और कॉम्प्रोमाइज किया है। ठीक है, और कंप्रेस किया है, और इस 5 चार्ट को मैंने एक चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ये देखिए, ये एक चार्ट में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चार्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, नहीं नहीं, पूरा 100% आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्यों डाला है, जब वहां से 100% कवर हो ही जा रहा था, तो मैंने इसको क्यों डाला है, इसको क्यों बनाया है। इसको आपको रीडिंग पर्पस से दिया है मैंने। आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि वहां पर जो है डिस्क्रिप्टिव सवाल आ सकता है। तो आप लिखेंगे क्या, अगर आपने पढ़ा होगा तभी तो आप लिख पाएंगे। क्योंकि आंसर को ना स्ट्रेच करना भी आना चाहिए। सिर्फ कंटेंट याद रखने से काम नहीं बनता है। अगर आपको स्ट्रेच करने आता है तब तो आप सिर्फ कंटेंट देख लीजिए, जो मैं आपको यहाँ समरी में याद करा दूंगा। मैं याद करा दूंगा आपको समरी में, तो इतना में आपका काम बन जाएगा, अगर आपको कंटेंट को स्ट्रेच करने आता है। लेकिन अगर आपको कंटेंट स्ट्रेच करने नहीं आता है, तब तो आपको रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको रीडिंग भी कराऊंगा, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट से देख लीजिए, तब आपको पूरा रीडिंग भी हो जाएगा, आपको चीज याद भी हो जाएगा। और मैक्सिमम होगा तो आप एक बार इसको मतलब पीडीएफ को गो थ्रू कर लीजिएगा, 4-5 दिन के बाद आपको फुल टाइम याद रह जाएगा, आपको टेंशन लेने का बात ही नहीं है ना। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका कम समय लूंगा, आपको चीज याद करा दूंगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। देखिए, यहाँ तक मैंने आपको समझाया है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, यहाँ तक मैंने आपको समझाया है। हालांकि ये जो रिपोर्ट है ना, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 तक खत्म हो गया। पेज नंबर 1 में इंट्रोडक्शन, पेज नंबर 2 में रिपोर्ट खत्म। इसके बाद पेज नंबर 3 में ना मैंने बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव सवाल दिया है। 3 डिस्क्रिप्टिव सवाल यहाँ पर है। ठीक है, 1, 2 और तीसरा, मतलब 3 को यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव सवाल है। इसको भी आपको देखना चाहिए, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये तीनों। इसके बाद फिर मैंने आपको वेबसाइट से, वर्ल्ड बैंक का वेबसाइट से, इस रिपोर्ट का वेबसाइट से मैंने ये वाला कंटेंट लेकर के आया हूँ। और ये जो कंटेंट मैं लेकर के आया हूँ, ये आपको काफी हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि आरबीआई जो है वो चाहता है कि आप वेबसाइट में जाकर के देख करके आए। आरबीआई ये नहीं चाहता है कि आप टीचर के भरोसे रहें। इसीलिए आपसे सवाल जो पूछेगा ना, वो वेबसाइट से रिलेटेड पूछेगा। मतलब जो टीचर नहीं पढ़ाया है लेकिन वेबसाइट में है, क्लियरली दिखा हुआ है, वो पूछेगा आपसे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, तो पिछली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का एक सवाल आया था। तो एक पैराग्राफ आया था जिसमें कि 5 सवाल थे, और टोटल 10 नंबर था, हर सवाल का 2-2 नंबर। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि ये जो डेटा दिया गया है, ये डेटा कहाँ से लेकर के आया गया है। तो वो जो डेटा है वो कहाँ से लेकर के आया था, ये इस बात को किसी भी टीचर ने कवर नहीं कराया, लेकिन ये वेबसाइट में क्लियरली मेंशन था। तो आरबीआई ये चाहता है कि आप डिपेंडेंट ना रहो कोई भी टीचर पे। क्या आप जब आरबीआई ग्रेड भी बन जाओगे, तो क्या आपको टीचर हेल्प करने आएगा? क्या मैं आपको हेल्प करने आऊंगा? क्या मैं आपको समरी दूंगा? उस समय नहीं दूंगा ना। आपको तो वहां पर रिसर्च करना होगा। तो इसीलिए वो चाहता भी है कि मेरे पास अगर कोई आरबीआई ग्रेड भी बन रहा है, तो उसके पास रिसर्च करने का हिम्मत होना चाहिए, खुद से रिसर्च करने का नॉलेज होना चाहिए, उसको सारा कंटेंट को प्रिसाइज करने के लिए आना चाहिए। तब तो वो आपको लेगा, तब तो आप डिजर्विंग बन पाओगे। इसीलिए वो आपको वेबसाइट से भी सवाल पूछता है। अब चूंकि वेबसाइट से सवाल पूछता है, तो मैंने वेबसाइट का भी कंटेंट यहाँ पर लाकर चिपका दिया है, आपको एक बार रीड करने में फायदा होगा। अगर आप रीड नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने काम किया हुआ है, जो मेरा समरी बनाया हुआ है ना 1 पेज का,
एक पेज का यहाँ पर मेरा समरी है, यहाँ पर वो भी कवर्ड है। देखिए यहाँ पर मैंने वेबसाइट का समरी यहाँ पर ऐड भी किया हुआ है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ये एक पेज कर लीजिए, आपको ये रिपोर्ट को बाद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दूसरा बार रिपोर्ट देखेंगे भी नहीं, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आपको मेरा हैंडराइटिंग समझ में आना चाहिए, समझिए, सिर्फ वही प्रॉब्लम है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, समझे। तो कहाँ से पढ़ना चाहिएगा, यहाँ से पढ़ना चाहिएगा या फिर वहाँ से पढ़ना चाहते हैं? जहाँ से पढ़ना चाहिए वहाँ से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ से आपको ऐसे माइंड में ऐसा परसेप्शन आ रहा होगा कि यार 5 पेज है, इतना सारा टेक्स्ट है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रहेगा। टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। बस ये एक पेज पढ़ेंगे, काम खत्म। ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रिपोर्ट का नाम क्या है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, मिडिल इनकम ट्रैप। हर साल मैंने कहा कि हर साल जो है ना ये रिपोर्ट अलग अलग थीम पे आता है। 1978 से लेकर के आ रहा है, 2024 हो गया, समझे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 1978 से आ रहा है और 2024 तक हो गया अभी, 1978 से 2024। और ये एनुअल है, मतलब हर साल आता है, एनुअली आता है ये। और कौन इसको जारी करता है? इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। ये 3 बात आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं लिखने भूल गया, ये 3 बात आप लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में बात हो रहा है, तो मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है ये जान लेते हैं। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है? मान लीजिए कि कोई एक लो इनकम कंट्री था, वो धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट किया, बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, फिर वो मिडिल इनकम में आ गया, मिडिल इनकम कंट्री बन गया। अब मिडिल इनकम कंट्री बन करके वो हाई इनकम कंट्री में पहुंच ही नहीं पा रहा है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, बस वो फंस गया है, उस ट्रैप के अंदर फंस गया है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि मिडिल इनकम ट्रैप। शुरुआत में इनिशियल स्टेज में आपने बहुत सारा ग्रोथ देखा, रैपिड ग्रोथ देखा, उसके बाद आपका इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट हो गया। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। लेकिन टेक्निकल भाषा यूज करेंगे तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जिस देश का भी जीडीपी को पर कैपिटा 10% ऑफ यूएस लेवल पहुंच करके उसका इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाता है, उसका इकोनॉमी रुक जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा का क्या मतलब हो गया? जीडीपी पर कैपिटा का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम, और कुछ नहीं। देखिए, पर कैपिटा का क्या मतलब होता है? पर कैपिटा का मतलब होता है कि देश का पर आदमी कितना कमाता है। तो पर आदमी कितना कमाता है? जीडीपी। जैसे जीडीपी क्या होता है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को अगर हम लोग हर नागरिक में बांट देंगे तो हर नागरिक का इनकम नहीं हो जाएगा, तो उस हिसाब से बोल रहा है कि जीडीपी पर कैपिटा, तो उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिस कंट्री का भी जीडीपी पर कैपिटा 10% ऑफ यूएस लेवल इतना छू करके, इतना टच करके रुक गया है, उसका इकोनॉमी रुक गया है, तो उसको ही हम लोग बोलेंगे कि वैसा कंट्री जो है वो अभी मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। ठीक है, हाइलाइट्स की माने तो कह रहा है कि मिडिल इनकम कंट्री जो है अभी मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। 108 कंट्री है ऐसा, 108 मिडिल इनकम कंट्रीज है जो कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। ठीक है, इसमें इंडिया और चाइना भी आता है, इसीलिए अब हम लोग हाईलाइट देख लेते हैं। तो मिडिल इनकम कंट्रीज मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गया है 108, जो कि एक मैजिकल नंबर है। 108 बहुत पुण्य नंबर है, तो 108 कंट्री जो है वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गया है। इसमें इंडिया भी है और चाइना भी है, इसीलिए ये जो सवाल है ये और भी मजबूत बन जाता है, ये रिपोर्ट और भी मजबूत बन जाता है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों यहाँ पर स्थिति में फंसा हुआ है। ठीक है, 1990 से देखा जाए तो सिर्फ 34 कंट्रीज ऐसा है, सिर्फ 34 मिडिल इनकम कंट्रीज ऐसा है जो कि हाई इनकम कंट्रीज में ट्रांजिशन कर पाया। और वो भी इसीलिए कर पाया है ना, क्योंकि वहां पर कुछ कुछ कंट्रीज में ऑयल रिजर्व पाया गया था, कुछ कुछ कंट्री जो है ना वो ईयू के साथ इंटीग्रेट कर लिया है, इसीलिए। तो 1990 से देखा जाए 34 मिडिल इनकम कंट्रीज ऐसा है जो कि हाई इनकम कंट्रीज में ट्रांजिशन कर पाया। अदरवाइज 108 कंट्रीज ऐसा है इंक्लूडिंग इंडिया और चाइना जो कि अभी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गया है, वहां से हाई इनकम कंट्री में पहुंच ही नहीं पा रहा है। इंडिया जो है वो 2007 में इसको कैटेगराइज किया गया था लो इनकम कंट्रीज से मिडिल इनकम कंट्रीज। कौन कैटेगराइज किया था? वर्ल्ड बैंक किया था। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को कैटेगराइज किया था मिडिल इनकम कंट्री 2007 में। 2007 में तो अच्छा साल था, 2007 में धोनी जो है वो पहली बार क्रिकेट टीम का कैप्टन बना था और वर्ल्ड कप जिताया था 2007 में। और देखिए 2007 में हम लोग का देश जो है वो मिडिल इनकम कंट्री पहुंच गया था, लो इनकम कंट्री भी नहीं। लेकिन वहां से हम लोग टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि देखिए 2007 से लेकर के अब शायद 2027 हो जाएगा, कम से कम 20 साल हो जाएगा और हम लोग जो है वो हाई इनकम कंट्री तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बुरा बात है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर मान लीजिए कि ये जो 108 कंट्री है ये अगर मान लीजिए कि हाई इनकम कंट्री बन ही जाता है, तो क्या पड़ेगा ग्लोबल इम्पैक्ट? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, ये जो 108 कंट्री है ना, यहाँ पर 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी होता है यहाँ से। इसके बाद पूरा ग्लोबल पॉपुलेशन का 75% यहीं पर रहता है।
तो 75% लोगों का अगर इनकम बढ़ जाएगा, 75% लोगों का अगर वेलबिंग बढ़ जाएगा, 75% लोगों का अगर हेल्थ केयर बढ़ जाएगा, तो हमारे देश में, हमारे पूरे दुनिया में एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं आ जाएगा, सब खुशहाल रहेंगे। इसीलिए ग्लोबल इम्पैक्ट तो है भाई, 108 कंट्री में 75% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन है, तो इन लोगों को फायदा पहुंचेगा, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगा। इसके साथ साथ इसमें कहा गया कि पर कैपिटा इनकम का क्या करंट ट्रेंड है। अगर करंट ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को 75 ईयर्स लगेगा टू रीच 1/4 ऑफ यूएस पर कैपिटा इनकम। मान लीजिए कि यूएस का पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक आदमी का इनकम यूएस में मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो इंडिया को 25,000 पहुंचने के लिए 75 साल और बिताना पड़ेगा, चाइना को 10 साल और लगाना पड़ेगा, इंडोनेशिया को 70 साल और लगाना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हैं, अगर यूएस का पर कैपिटा इनकम है उसका 1/4 भी हासिल करना है तो इंडिया को 75 ईयर्स लगेगा, चाइना को 10 साल लगेगा और इंडोनेशिया को 70 साल लगेगा, अगर करंट ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं तो। इसीलिए पर कैपिटा इनकम भी थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, या ये ना बहुत ही ज्यादा ये नहीं है, समझे, इसको आप नहीं कह सकते हैं कि बहुत खराब स्थिति है इंडिया का, चाइना का, खराब स्थिति यहाँ पर नहीं है। इसका रीजन है, देखिए यूएस में जो पॉपुलेशन बहुत कम है, और पॉपुलेशन कम है तो ऑटोमेटिकली वहां पर क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा। मान लीजिए यूएस जो है वो, उसका जीडीपी जो है, मान लीजिए उसका जीडीपी जो है वो है 1,000, और वहां पर सिर्फ 10 आदमी रहता है, तो पर कैपिटा उसका कितना जीडीपी हुआ, पर कैपिटा उसका 100 जीडीपी हो गया, है ना। तो 100 जीडीपी तो अच्छा लग रहा है देखने में। अब इंडिया के पास, इंडिया भी ना 1200 रुपये कमाया है, ठीक है, लेकिन इंडिया के पास 100 आदमी है, पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो उस केस में कितना होगा, 12 रुपया होगा। तो 12 रुपये पर कैपिटा इनकम हो गया इंडिया का, और कितना यूएस का कितना हो गया, 100 रुपया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया तो है वो ज्यादा ही कर लिया है ये इनकम, तो इसीलिए इस पे आप बेस नहीं कर सकते हैं कि हमारा इंडिया का ग्रोथ अच्छा नहीं है, पर कैपिटा पे हम बेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन पर कैपिटा भी जरूरी होता है, पर कैपिटा भी जरूरी होता है, आप सोच नहीं सकते पर कैपिटा छोड़ो यार, पर कैपिटा से क्या होता है, पर कैपिटा से बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये डेवलपमेंट दर्शाता है, जब आपका इनकम हो रहा हो, जैसे यहाँ पर 1,000 और 1,200 है, ये तो आपका इनकम दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, ये आपका डेवलपमेंट नहीं दिखा रहा है। डेवलपमेंट तो दिखा रहा है आपका 12 रुपया रहा है, 100 रुपया। डेवलपमेंट तो ये दिखा रहा है कि आपका जो नागरिक है वो कितना कमा रहा है, क्या वो भीख मांग रहा है। अगर आपका कंट्री का इनकम बहुत ज्यादा है, विश्व गुरु बन गया है आपका कंट्री, लेकिन आपका कंट्री का जो सिटीजन है, नागरिक है, वो भीख मांग रहा है, तो उसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते, ग्रोथ कह सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। डेवलपमेंट बहुत बड़ा चीज होता है, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आ जाता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आ जाता है, और इस डेवलपमेंट के अंदर ही हमारा वेलबिंग भी आ जाता है, हेल्थ केयर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। इसीलिए ना आपने देखा हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इतना सारा गोल है, 2-3 गोल क्यों नहीं था, इनकम बढ़ाना ही गोल रहता है। लेकिन इसीलिए कहता हूँ कि डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज डेवलपमेंट होता है, इसीलिए पर कैपिटा इनकम जो है डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ही ज्यादा क्रूशल डेटा है। और हम लोग तो डेवलपमेंट रिपोर्ट देख रहे हैं, वर्ल्ड का डेवलपमेंट रिपोर्ट देख रहे हैं, तो हम लोग पर कैपिटा इनकम को देखेंगे ही। तो इस हिसाब से देख रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम जो यूएस का है उसका 1/4 भी अगर हम लोग को छूना है तो इंडिया को 75 ईयर्स लगेगा, चाइना को 10 साल लगेगा, इंडोनेशिया को 70 साल लगेगा। चैलेंज और रिस्क के बारे में भी यहाँ पर बात हुआ, यहाँ पर बात हुआ है कि बहुत सारा देश जो है उसमें बहुत सारा चैलेंज है, जैसे कि एजिंग पॉपुलेशन, किसी किसी देश में जो है पॉपुलेशन जो है ना वो एज कर रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, तो अगर बूढ़ा होगा तो वो उसका प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगा काम में, एफिशिएंसी नहीं आ पाएगा काम में, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो कैसे वो हाई इनकम कंट्री बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसके साथ साथ जो भी बुजुर्ग आदमी होता है उसका दवाई खर्चा वो सब भी होता है, तो उस केस में भी कैसे वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं आगे बढ़ पाएगा वो देश। फिर राइजिंग डेट, हम लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया में डेट जो है, कर्ज जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, कर्ज की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ डेट, हम लोग पढ़े थे ये रिपोर्ट, है ना। तो डेट जो बढ़ते जा रहा है, तो ये भी एक रीजन है। अगर डेट बढ़ेगा तो पहले आप डेट को पूरा करिएगा कि पहले आप ग्रोथ पे फोकस करिएगा, ठीक है, तो आप नहीं कर पाइएगा तो वहां पर भी आप मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाइएगा। फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन, जब जियो पॉलिटिकल टेंशन आ जाएगा ना, तब आप जो है दूसरा देश के साथ ट्रेड नहीं कर पाइएगा, ट्रेड नहीं कर पाइएगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा तो आप मिडिल इनकम ट्रैप में फंस जाइएगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न, अभी बहुत सारे मिडिल इनकम कंट्री जो है ना वो क्लाइमेट डिजास्टर में फंसा हुआ है, तो दूसरे से पैसा मांग रहा है, डेट मांग रहा है, किसी तरह से चला रहा है, तो उस केस में किस तरीके से वो मिडिल इनकम कंट्री से हाई इनकम कंट्रीज में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, सिंपल सा बात है ना। तो ये सब चैलेंज और रिस्क है, ये सब तो हाईलाइट हम लोगों ने देख लिया। इसी रिपोर्ट में हाईलाइट क्या क्या कहा गया है, हाईलाइट में कहा गया कि मिडिल इनकम ट्रैप में बहुत सारा देश फंस गया है, इंडिया और चाइना भी उसमें से एक है। 108 कंट्री है जो कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। 1990 से देखा जाए तो 34 मिडिल इनकम कंट्रीज ऐसा था जो कि हाई इनकम कंट्रीज में आ गया, ट्रांजिशन कर लिया। उसका कुछ रीजन ये था कि कुछ कंट्रीज उसमें से
ईयू के साथ इंटीग्रेट कर लिए और कुछ कंट्री के पास ऑयल रिजर्व पाया गया। फिर हम लोग देखेंगे ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 108 कंट्री जो कि मिडिल इनकम ट्रैप में है, उसमें 75% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन रहता है और ग्लोबल जीडीपी का 40% यही कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर ये 108 कंट्री हाई इनकम कंट्री पहुंच जाता है तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा। चैलेंज और रिस्क बहुत है हमारे पास, पॉपुलेशन का एज हो रहा है, डेट जो है वो बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है जिसकी वजह से ट्रेड नहीं हो पा रहा है, और लास्ट में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो गया है, यानी कि डिजास्टर वगैरह चलते ही जा रहा है। ये सब तो हो गया हाईलाइट्स इस रिपोर्ट का। इस हाईलाइट्स से रिलेटेड उसके बाद फिर रिकमेंडेशन भी दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक बोला कि देखो भाई, तुम लोग जो है ना मिडिल इनकम कंट्री, तुम लोग यहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि तुम लोग गलत स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, तुम लोग सही स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हो। मैं तुम लोग को सही स्ट्रेटजी दूंगा और सही पॉलिसी मेकिंग का भी रिकमेंडेशन दूंगा। तो स्ट्रेटजी के लिए भी रिकमेंड कर दूंगा और पॉलिसी बनाना है तुम लोग को उसके लिए भी हम रिकमेंड कर देंगे। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो रिकमेंडेशन दिया ताकि जो देश है मिडिल इनकम कंट्रीज है वो हाई इनकम कंट्रीज तक पहुंच सके। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया, स्ट्रेटजी को लेकर के कहा गया कि देखो जो भी लो इनकम कंट्री होगा ना, ठीक है, उसको लोअर मिडिल इनकम कंट्री में पहुंचना पड़ेगा। जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है उसको अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में पहुंचना है, और जिसको अपर मिडिल इनकम कंट्री है उसको हाई इनकम कंट्री में पहुंचना है। तो कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं, तो अगर मान लो कि कोई लो इनकम कंट्री है तो उसको वन आई फेज यूज करना चाहिए। वन आई फेज मतलब वन आई फॉर्मूला। वन आई का मतलब एक आई का मतलब इन्वेस्टमेंट। पहला आई हो गया इन्वेस्टमेंट। तो जो लो इनकम कंट्री है उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि लो इनकम कंट्री क्या होता है, जहां पर सब कोई भिखारी है, खाना के लिए कुल नहीं रहा है, एक समय का खाना नहीं खा पा रहा है। इंडिया भी इस स्थिति में था 1990 में। तो उस तरह का देश को ना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वन आई फेस को इस्तेमाल करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट करता है ना, जैसे मान लीजिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, रोड बनेगा, रेलवे बनेगा, ठीक है, बिल्डिंग बनेगा। तो उसमें क्या होगा कि इंप्लॉयमेंट आ जाएगा, लेबर लोग आके काम करेगा, मजदूर आके काम करेगा। तो मजदूर अगर काम करेगा तो मजदूर को पैसा मिलेगा, मजदूर को पैसा मिलेगा तो वो डिमांड करेगा मार्केट में जाकर के, और डिमांड करेगा तो इकोनॉमी चल जाएगा। इकोनॉमी चल जाएगा तो धीरे धीरे करके वो इकोनॉमी बढ़ जाएगा, और इकोनॉमी बढ़ेगा, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अगर वहां पर आ गया, थोड़ा सा इंडस्ट्री वहां पर आ गया, तो लो इनकम कंट्री बन जाएगा मिडिल इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। जहां पर गलती होता है मोस्टली, जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आता है कोई भी कंट्री, उसके बाद वो क्या करता है, वो उसके बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट ही करता है। जो पहले से इन्वेस्टमेंट कर रहा था फिर से इन्वेस्टमेंट ही करता है, सोचता है कि इन्वेस्टमेंट करते करते हम और भी बढ़ जाएंगे, बड़ा बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, यहीं पर एक ट्रैप है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बोलता है कि देखो भाई, इन्वेस्टमेंट करने से सिर्फ नहीं पड़ेगा, यहाँ पर तुमको इन्फ्यूज करना पड़ेगा फॉरेन टेक्नोलॉजी। बाहर में जो अच्छा टेक्नोलॉजी आया हुआ है उस टेक्नोलॉजी को अपना देश में ला करके इन्फ्यूज करना पड़ेगा। तब जाकर के तुम अपना अपना कंट्री का जो लोअर मिडिल इनकम का क्लास है इसको बढ़ा करके अपर मिडिल इनकम में पहुंच सकते हो। इसीलिए कहता है कि अगर आपका कंट्री जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्री है तो उस केस में आपको 2i फेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2i का मतलब इन्वेस्टमेंट और इन्फ्यूजन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने अब इन दोनों को इस्तेमाल करके 2i फेज को इस्तेमाल करके अपर मिडिल इनकम में पहुंच गए, तो उस केस में आप हाई इनकम कंट्री में पहुंचने के लिए क्या करेंगे, वहां पर आपको 3i फेज इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3i फेज का मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन और इनोवेशन। यानी कि जो आप पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, अच्छी बात था, फिर आप इन्फ्यूज किए, फॉरेन टेक्नोलॉजी मंगाए और फिर आप इन्फ्यूज कर दिए। इसके बाद आपका काम बनेगा नहीं, आपको इनोवेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बनना चाहते हैं हाई इनकम कंट्री। हाई इनकम कंट्री का मतलब कि टॉप 2-3% बनना चाहते हैं, तो टॉप 2-3% बनने के लिए आपको इनोवेशन भी लाना पड़ेगा, तभी आप टॉप पे पहुंच पाइएगा। नहीं तो आप नॉर्मल में पहुंच जाइएगा, एवरेज में पहुंच जाइएगा, जो कि मैक्सिमम कंट्री अभी एवरेज में है, मिडिल इनकम कंट्रीज है। ठीक है, हालांकि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, लेकिन फिर भी तो ग्रोथ तो नहीं हो पा रहा ना, हम तो रिजल्ट देखना है ना, ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर बोला कि देखो स्ट्रेटजी यही रहेगा कि जो लोअर इनकम कंट्री है उसको वन आई पे फोकस करना पड़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है उसको इन्वेस्टमेंट और इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपर मिडिल इनकम कंट्री बन सकता है। और जो अपर मिडिल इनकम कंट्री में आ गया है उसको 3i फेज यूज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, फॉरेन टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज भी करना पड़ेगा और इनोवेशन भी लाना पड़ेगा, तब जाकर वो हायर इनकम कंट्री बन पाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कहा गया कि साउथ कोरिया प्राइम एग्जाम्पल है इस स्ट्रेटजी का। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके साउथ कोरिया जो है सीक्वेंसली इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर करके पर कैपिटा इनकम इसका बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो साउथ कोरिया का एग्जाम्पल है। ये तो हो गया स्ट्रेटजी को लेकर रिकमेंडेशन दिया गया, पॉलिसी को लेकर भी बहुत सारा रिकमेंडेशन दिया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि इंडिया तुम ना आइसोलेटेड सेक्टर पे बहुत सारा काम कर रहा है, मतलब कुछ सेक्टर को चूज कर लिया है और उस सेक्टर पे तुम काम कर रहा है, ये तुम्हारा गलत अप्रोच है। अगर इंडिया तुमको 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है
तो उस केस में तुमको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा तो बेड़ा गर्क है। उसके बाद फिर कहा गया कि हॉरिजॉन्टल पॉलिसीज लेकर के आओ, ना कि वर्टिकल पॉलिसीज। वर्टिकल पॉलिसीज का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग सर्विसेज वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कर दिए, एक सेक्टर को हम लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, एक सेक्टर को हम लोग बोल रहे हैं कि अपने आप चल जाएगा, वो चीज हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, हम लोग को हॉरिजॉन्टल पॉलिसी लाना पड़ेगा जिससे कि सारा तरीके का हम लोग ठीक से काम कर पाए। मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का दूसरा नाम कह दिया यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पॉलिसीज। उसके बाद एजुकेशन और स्किल्स। हमारे देश में बहुत सारे युवा ऐसा है जिसको स्किल नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, लेटेस्ट एजुकेशन नहीं है, ताकि वो मार्केट में जाकर के काम कर सके, मार्केट में कंट्रीब्यूट कर सके। तो उस केस में एजुकेट करना पड़ेगा उसको, उसको स्किल देना पड़ेगा। ये एक बहुत जरूरी काम बन गया है। तो ये भी एक पॉलिसी में लाने के लिए बोल रहा है वर्ल्ड बैंक। साथ में वर्ल्ड बैंक बोलता है कि यूनिवर्सिटी को और इंडस्ट्री को कनेक्ट कर दो, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी डिमांड होगा वो चीज़ यूनिवर्सिटी में आएगा, और यूनिवर्सिटी में आएगा तो वही डिमांड को पढ़ाया जाएगा, ताकि क्या हो कि हमारा जो भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो एम्प्लॉयबल बन पाए। साथ में हम लोग जानते हैं कि हमारा देश में डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया, ठीक है, हम लोग सबको यहाँ पर गूगल पे, जी पे करते रहते हैं, तो यानी कि टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पोटेंशियल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस तरीके का डायनेमिज्म आना चाहिए फर्म्स के अंदर, कंपनीज के अंदर, ताकि वो लोग टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज कर पाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग खत्म कर दिए, खत्म हो गया हमारा हमारा ये रिपोर्ट खत्म हो गया। हाइलाइट्स हम लोगों ने देख लिया, रिकमेंडेशन हम लोगों ने देख लिया, मिडिल इनकम क्या होता है वो हम लोग देख लिए, अब समरी है उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन मोटा मोटी जो रिपोर्ट है यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। मतलब हाइलाइट्स में हम लोगों ने देखा कि 108 कंट्री जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज ट्रैप में फंसा हुआ है, उसमें इंडिया और चाइना दोनों है। 108 कंट्री जो है इसमें 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूट होता है, और 75% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन यहीं पर रहता है। 6 बिलियन लोग यहाँ रहता है 108 कंट्री में। इंडिया जो है 2007 में लोअर इनकम कंट्रीज से ट्रांजिशन करके मिडिल इनकम कंट्रीज में आ गया है। पर कैपिटा इनकम को देखा जाए तो करंट ट्रेंड के हिसाब से इंडिया को 75 ईयर्स लगेगा, चाइना को 10 साल लगेगा, और इंडोनेशिया को 70 साल लगेगा टू रीच 1/4 ऑफ यूएस पर कैपिटा इनकम। चैलेंज क्या क्या है? पॉपुलेशन जो है वो एज कर रहा है, डेट जो है वो बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन आ रहा है, और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बना हुआ है। रिकमेंडेशन में कहा गया कि स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन और पॉलिसी रिकमेंडेशन। स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन में कहा गया कि अगर तुम लो इनकम कंट्री है तो तुम इन्वेस्टमेंट करो बस, और कुछ मत करो, तुम सिर्फ 1 आई को इस्तेमाल करो। अगर तुम लोअर मिडिल इनकम कंट्री है तो तुम क्या करो, 2 आई इस्तेमाल करो, यानी कि इन्वेस्टमेंट करो और फॉरेन टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज करो, ताकि तुम्हारा डेवलपमेंट हो सके। अगर तुम अपर मिडिल इनकम कंट्री में आ गए हो तब तुम वहां पर 3 आई को यूज करो, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करो, इन्फ्यूज भी करो, और इनोवेशन भी करो, तब जाके तुम हाई इनकम कंट्रीज पहुंच पाओगे। ये एक स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन था वर्ल्ड बैंक का। फिर पॉलिसी रिकमेंडेशन में कहा गया कि हम लोगों को, हमारे देश को कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लाना चाहिए, ना कि आइसोलेटेड सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। फिर हॉरिजॉन्टल पॉलिसी लाना चाहिए, ना कि वर्टिकल पॉलिसी लाना चाहिए। एजुकेशन पे काम करना चाहिए, स्किल पे काम करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स, आने वाले स्टूडेंट्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कराना चाहिए। साथ में यूनिवर्सिटीज़ को और इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि इंडस्ट्री में जो भी डिमांड होगा यूनिवर्सिटी को मालूम चलेगा, और यूनिवर्सिटी को मालूम चलेगा तो उसी तरह से स्किल डेवलप करवाएगा स्टूडेंट्स के अंदर। और लास्ट में टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए हम लोग को फर्म्स को डायनेमिक बनाना पड़ेगा। यही है खेला। समरी क्या है, वेबसाइट में क्या समरी दिया गया था, ये भी देख लेना जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल देखने को मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। इसको हम लोग क्यों छोड़े, कर लेते हैं बढ़िया से, है ना। तो सबसे पहले समरी में नंबर 1 में कहा गया, नंबर 1 चैप्टर में कहा गया स्लोइंग ग्रोथ। इसमें कहा गया था क्या मिडिल इनकम कंट्रीज का ग्रोथ स्लो हो गया है बाकी कंट्रीज से? तो आंसर है हाँ, मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उसका ग्रोथ जो है वो कम हो गया है, इवन लोअर देन लोअर इनकम कंट्रीज एंड हायर इनकम कंट्रीज। तो हायर इनकम कंट्रीज हो या फिर लोअर इनकम कंट्रीज हो, उन दोनों का जो ग्रोथ है ना उससे भी कम ग्रोथ है हमारा मिडिल इनकम कंट्रीज का, और इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है? हम लोग आउटडेटेड स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। हम लोग देखे ना कि हम लोग जब लो इनकम कंट्रीज में रहे तो वहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट किए, उसके बाद फिर हम लोग मिडिल इनकम आए, वहां पर हम खाली इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। तो ये तो हमारा आउटडेटेड स्ट्रेटजी है, वहां पर हम लोग को इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्फ्यूजन भी करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से ग्रोथ जो है वो स्लो हो गया है ना। ये तो हो गया पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर हम लोग देखें स्ट्रक्चरल स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग 3 आई, 2 आई, 1 आई वाला अप्रोच को समझे। तीसरा है श्रिंकिंग स्पेसेस। स्पेस का मतलब होता है कि आपका स्पेस कम कर दिया गया है, आप जहां पर एक्शन ले सकते थे आप एक्शन को कम कर दिया गया है। तो कैसे इस एक्शन को कम कर दिया गया है? आप देखे होंगे बहुत सारा गवर्नमेंट जो है ना पॉपुलेशन को देख करके सब डर जाता है, और पॉपुलेशन को देख करके वो बहुत सारा एक्शन नहीं ले पाता है, तो उसकी वजह से भी मिडिल इनकम कंट्रीज ट्रैप में फंस गया है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि फॉरेन ट्रेड करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, मिडिल इनकम कंट्रीज से आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग का फॉरेन ट्रेड हो ही नहीं रहा है। ये हो गया तीसरा चैप्टर का बात। चौथा चैप्टर में कहा गया है क्रिएशन।
हम लोग जो है एक क्रिएट करते हैं बैलेंस पॉलिसी फॉर इनकम्बेंट और इंट्रेंट्स। इनकम्बेंट्स वो लोग होते हैं, वो मार्केट प्लेयर्स होते हैं जो कि एक्सपीरियंस होते हैं और बड़े मार्केट प्लेयर होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेडिशनल मेथड से काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो कोई ट्रेडिशनल मेथड से काम करेगा, इंप्रूव नहीं करेगा, तो हमारा देश भी इंप्रूव नहीं होगा। साथ में इंट्रेंट्स लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स होते हैं, ये लोग इनोवेशन पे काम करते हैं, ठीक है, ये लोग एफिशिएंसी पे काम करते हैं। तो हम लोगों को ना दोनों चीज को रखना चाहिए, एक्सपीरियंस वाले प्लेयर को भी रखना चाहिए अपने मार्केट में और स्टार्टअप को भी रखना चाहिए, उसी तरीके का पॉलिसी क्रिएट करना चाहिए। तो चौथा नंबर में क्रिएशन का बात आई। उसके बाद प्रिजर्वेशन। हम लोगों ने देखा है कि इनकम्बेंट्स जो है ना वो अपना पावर को प्रिजर्व करते हैं। इनकम्बेंट्स जो कि बड़े मार्केट प्लेयर हैं, वो क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई मान लीजिए उसका कंपटीशन आ रहा है ना, उस कंपटीशन को खरीद लेते हैं या कंपटीशन को दबा देते हैं या कंपटीशन को प्रेशर डाल देते हैं। तो इकोनॉमिक प्रेशर यूज करते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर यूज करते हैं और जो इंट्रेंट्स है उसको कम कर देते हैं और इनकम्बेंट्स जो है वो राजा बन जाता है। ठीक है, साथ में बहुत सारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी है जो कि प्रिजर्व करना चाहता है पेट्रियार्की को, मतलब कि मेल का पावर को, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हटना चाहिए। तो ये हो गया कि ये सब प्रिजर्व करना चाहता है। तो अगर कोई प्रिजर्व करना चाहता है तो उसको हम लोग डिस्ट्रक्ट करेंगे और डिस्ट्रक्ट करके एक नया चीज करेंगे। तो इसीलिए छठा चैप्टर में लिखा गया है डिस्ट्रक्शन। विध्वंस ही नया आरंभ है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा था विध्वंस ही नया आरंभ होगा। तो विध्वंस करेंगे, सब डिस्ट्रक्ट कर देंगे। हम लोग क्या चीज डिस्ट्रक्ट कर देंगे, जो आउटडेटेड अरेंजमेंट हो गया है, आउटडेटेड जॉब, टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज, इसको हम लोग डिस्ट्रक्ट कर देंगे और वहां पर हम लोग नया नया इनोवेशन लेकर के आएंगे, टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे। डिस्ट्रक्शन में एक और बात कहा गया है कि जानते हैं बहुत सारा लो कार्बन एनर्जी प्रोवाइडर लोग अभी मार्केट में आता है, जिसका अगर आप लोगों को प्रोडक्ट मिल गया तो आप लोगों का बिजली बिल बहुत कम बचेगा, मतलब बहुत बचेगा। लेकिन उसको आने ही नहीं देता है। कौन नहीं आने देता है, ये इनकम्बेंट्स, बड़ा बड़ा जो लीडर है ना उसको आने ही नहीं देता है, मार्केट में पहुंचने ही नहीं देता है। तो ये सब चीज को हम लोग को डिस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद फिर हम लोग डिसिप्लिन करेंगे इनकम्बेंसी को। इनकम्बेंसी को हम लोग कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं, जो भी मिडिल इनकम कंट्रीज है उन लोगों को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं कि मार्केट जो है आपके लिए कॉन्टेस्टेबल हो, जहां पर आप कंपटीशन कर पाए। साथ में कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी को बना देना चाहिए, जहां पर कंपटीशन हेल्दी रहे या नहीं रहे उसको चेक करता रहे। आठवां नंबर का चैप्टर है रिवॉर्डिंग मेरिट। जो भी मेरिट है उसको रिवॉर्ड करना चाहिए। मान लीजिए कि अभी हम लोग स्टार्टअप को लेकर के आए, तो स्टार्टअप जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनोवेशन लेकर के आ रहा है, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग कैपिटल देंगे। तो वहां पर हमारा इफेक्टिव यूज हो जाएगा कैपिटल का। स्मॉल फर्म्स जो है अभी जो है ना, स्मॉल फर्म्स को बहुत सारा छूट दिया गया है, फेवर किया जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो बड़ा फर्म बन भी सकता है ना, वो सोचता है कि छोटा फर्म ही रहते हैं ना यार, इसमें बहुत फायदा है, बड़ा फर्म जाएंगे तो सारा टैक्स मांग लेगा, इससे अच्छा कि हम छोटा फर्म ही रहेंगे, ये चीज सोचता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि देखो भाई, तुमको कोई कॉडल नहीं करना है अपना स्मॉल फर्म्स को, और लार्ज फर्म को विलीफाई करना है। लास्ट में कैपिटलाइजिंग क्राइसिस। देखिए, हम लोगों ने डिस्ट्रक्ट किया, फिर इनकम्बेंसी को डिसिप्लिन में लाया, मेरिट को रिवॉर्ड दिया। अब जब सब कुछ अच्छा कर लिया है, सब कुछ को तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा, सब कुछ तो एकदम ढालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कैपिटलाइज करते हैं लास्ट में विथ 3 I। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इन्फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पर समरी भी मैंने करा दिया। आई होप आपको समरी भी समझ में आ गया। तो हम लोगों ने पूरा रिपोर्ट यहाँ पर देख लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इतना ही हो गया आपका, आप रीड कर लीजिए बाकी। और अगर आपके पास टाइम है तो मेरे साथ रीड कर लीजिए, मैं आपको रीड करा दूंगा, आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। याद रखिएगा, ये रिपोर्ट को जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और हर साल जारी करता है, एनुअल जारी करता है। कब से चालू किया है, 1978 में चालू किया है आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पे क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पे कहता है व्हाट इज मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप क्या है, कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोज डाउन आफ्टर इनिशियल पीरियड ऑफ रैपिड प्रोग्रेस। इनिशियल पीरियड में रैपिड प्रोग्रेस होता है और उसका फिर उसका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, कंट्रीज जीडीपी पर कैपिटा स्लोड डाउन आफ्टर रीचिंग 10% ऑफ यूएस लेवल और 8000 यूएसडी इज नोन एज मिडिल इनकम ट्रैप। ठीक है, देखिए क्या मिडिल इनकम ट्रैप होता है। लो इनकम कंट्रीज जो है वो चीप लेबर का इस्तेमाल कर लेता है, लो वेजेस का इस्तेमाल कर लेता है, टेक्नोलॉजी को कैचअप करके थोड़ा बहुत वहां पर इन्वेस्टमेंट कर देता है। अगर लो इनकम कंट्रीज जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देगा तो क्या होगा कि रोड बनाएगा, रेलवे बनाएगा, तो वहाँ मजदूर आएगा तो उन लोग का पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो लोग डिमांड करेगा तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और मनी मल्टीप्लायर होते 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 जो लो इनकम कंट्रीज है वो मिडिल इनकम कंट्रीज बन जाएगा। तो लो इनकम कंट्रीज से मिडिल इनकम कंट्रीज बन जाएगा। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अब स्टार्ट होता है।
मिडिल इनकम कंट्रीज में अब इसको और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए ताकि हाई इनकम कंट्रीज पहुंच जाए, इसके बारे में इसको नॉलेज नहीं है। इसमें इसको क्या करना चाहिए, इनकम इनक्वालिटी को हैंडल करना चाहिए, इनोवेशन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ा पाता है, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस हो जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसा रहता है जो कि करप्शन में रहता है, इसकी वजह से हाई इनकम कंट्री नहीं बन पाता है। इस रिपोर्ट के अंदर 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर का समरी मैंने अभी आपको दिया हुआ भी है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें कहता है कि की हाइलाइट्स क्या क्या है। तो मिडिल इनकम ट्रैप में कहा है कि 108 कंट्री जो है वो मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। 108 कंट्री मिडिल इनकम ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। 1990 से लेकर के देखा जाए तो सिर्फ 34 ऐसा मिडिल इनकम कंट्री है जो कि हाई इनकम कंट्री में पहुंचा है, ऑयल रिजर्व की वजह से और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन की वजह से। प्रॉब्लम क्या है राइज हो रहा है जिसकी वजह से जो ये मिडिल इनकम कंट्री है ये हाई इनकम कंट्री में पहुंच नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सेविंग कर रहे हैं, बस सिर्फ यही कर रहे हैं। तो ये जो है ये हेल्प करता है सिर्फ लो इनकम कंट्रीज में, मिडिल इनकम कंट्रीज में या हाई इनकम कंट्रीज में हेल्प नहीं करता है ये। इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इंक्रीज करते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट को और सेविंग्स को। ये हेल्प करता है लो इनकम कंट्री को, लेकिन मिडिल इनकम कंट्री को हेल्प नहीं करता है। इंडिया के बारे में देखा जाए तो इंडिया को बहुत फायदा मिलता है इसका डेमोग्राफी की वजह से और डिजिटलाइजेशन की वजह से। डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है तो हमारा टेक्नोलॉजी पे हम लोगों का पकड़ बहुत बढ़ गया है, हम लोग बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, डिजिटलाइजेशन हमारा देश में बढ़ गया है और डेमोग्राफिक्स हमारे देश में अच्छा है, यानी कि हमारे देश में यूथ है बहुत सारा जिससे हम लोग बहुत सारा काम करवा सकते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास। लेकिन इंडिया को प्रॉब्लम हुआ है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास बहुत अच्छा नहीं है हालांकि, लेकिन बहुत भी अच्छा नहीं है। एक्सपोर्ट्स में हम लोग पीछे रह जाते हैं, तो वो भी एक टफ चैलेंज है इंडिया को लेकर के। वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया को कैटेगराइज किया था मिडिल इनकम कंट्री इन 2007 और उसके बाद से फिर हम लोग मिडिल इनकम कंट्री में ही है, आगे नहीं बढ़ पाए। वर्ल्ड बैंक जो है क्रिटिसाइज किया है सभी को फॉर आउटडेटेड इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। सबको एक ही स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक बोला है कि खाली इन्वेस्टमेंट करते चलेगा तो तुम थोड़ी बढ़ पाएगा आगे। ये तो लो इनकम कंट्रीज के लिए हेल्पफुल होता है, मिडिल इनकम कंट्रीज को और करना पड़ेगा, इन्फ्यूज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के साथ इन्फ्यूज करना पड़ेगा। और फिर अगर अपर मिडिल इनकम है तो उस केस में फिर आपको इन्फ्यूज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको इनोवेशन मिलाना पड़ेगा। तो ये कहा गया हाइलाइट्स में, और साथ में कहा गया कि 108 मिडिल इनकम कंट्रीज जो है ये 6 बिलियन का घर है और 75% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन यहीं पर रहता है, 40% जीडीपी यहीं से कंट्रीब्यूट होता है। तो ये अगर आगे अच्छा सक्सीड करेगा तो हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा। साथ में पर कैपिटा इनकम डिस्पैरिटी की बात करें तो अगर करंट ट्रेंड्स चलते रहा तो पर कैपिटा इनकम डिस्पैरिटी के अंदर इंडिया जो है उसको 75 साल लगेगा टू रीच 1/4 ऑफ यूएस इनकम पर कैपिटा, और चाइना को 10 साल लगेगा, इंडोनेशिया को 70 साल लगेगा। चैलेंज एंड रिस्क में हम लोगों ने देखे कि पॉपुलेशन का एज हो रहा है, डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, जियो पॉलिटिकल और ट्रेड फ्रिक्शन हो रहा है और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आ गया है। और उसके बाद फिर हम लोग रिकमेंडेशन अब देखते हैं। रिकमेंडेशन में भी हम लोगों ने 2 रिकमेंडेशन देखा है, स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन और पॉलिसी रिकमेंडेशन। स्ट्रेटेजी रिकमेंडेशन में स्ट्रेटजी रिकमेंड कर रहा है कौन, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि रुक बेटा हम ही तुमको बता देते हैं कि क्या है स्ट्रेटजी, तो तुम लोग तो बोका बन जाता है। तो यहाँ पर कहता है वर्ल्ड बैंक बोलता है कि अगर तुम लो इनकम कंट्री है ना बाबा तो तुम ना वन आई फेज को यूज करो, सिर्फ एक आई को यूज करो, सिर्फ इन्वेस्टमेंट को यूज करो। लेकिन अगर तुम लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, यानी कि मिडिल इनकम कंट्री तो है लेकिन लोअर कैटेगरी में है, इंडिया वहीं पर है, तो इन लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए और फॉरेन टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन भी करना चाहिए, बाहर से फॉरेन टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए और इंडिया में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद अगर आप अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में हैं और आप चाहते हैं कि हाई इनकम कंट्री बन जाए तो उस केस में आपको 3 आई फेज इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्फ्यूजन ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा और इनोवेशन भी करना पड़ेगा। साउथ कोरिया जो है इसका पर कैपिटा इनकम 1200 यूएसडी था 1960 में, जो कि 33,000 हो गया 2023 में। कैसे हुआ, क्योंकि ये 3 फेज को सिक्वेंशियली फॉलो किया था। इसके बाद फिर ये तो हो गया स्ट्रैटेजी को लेकर रिकमेंड किया गया। फिर सरकार बोला कि देखो यार पॉलिसी भी बता देते हैं, एक बार पॉलिसी भी तुम कर लो, जो भी तुमको फायदा होगा करो कम से कम। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना था 2047 तक, 2047 तक, तो उसके लिए आप जो फोकस कर रहे हैं आइसोलेटेड सेक्टर पे, ये जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का। साथ में आपको हॉरिजॉन्टल पॉलिसी पे फोकस करना चाहिए, ना कि वर्टिकल डिबेट्स पे। वर्टिकल डिबेट्स पे बहुत सारा फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा ग्रो कर रहा है, किसी सर्विस अच्छा ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चर खराब ग्रो कर रहा है। ये जो वर्टिकल डिबेट्स है इससे आगे बढ़ करके आप लोगों को फोकस करना चाहिए हॉरिजॉन्टल पॉलिसीज पे। फिर एजुकेशन और स्किल्स को हम इम्प्रूव करना पड़ेगा
ताकि हम लोग टेक्नोलॉजी को बेटर ऑब्जर्व कर पाएँ और इनोवेशन को भी बेटर एक्सेप्ट कर पाएँ। साथ में यूनिवर्सिटीज़ को और इंडस्ट्रीज़ को आपस में कनेक्शन कराना पड़ेगा ताकि नॉलेज ट्रांसफ़र अच्छे से हो पाए, ठीक है, इफेक्टिवली हो पाए। इसके बाद बहुत सारा बैरियर्स क्रिएट हो जाता है फॉर प्रोडक्टिव फर्म्स टू ग्रो ड्यू टू पॉलिसी फेवरिंग स्मॉलर फर्म्स। देखिए बहुत सारे स्मॉलर फर्म्स के लिए बहुत सारा फेवर आता है, बहुत सारा पॉलिसीज आता है। तो जो भी ऐसा फर्म है जो कि स्मॉलर फर्म से आगे बढ़ करके बड़ा फर्म बनने वाला है, वो नहीं बनता है। वो सोचता है कि यार स्मॉलर फर्म में ही रहते हैं ना, इसमें बहुत फायदा है, बड़ा फर्म बन जाएंगे तो देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। तो इसके बाद फिर बोलता है कि इंडिया के पास पोटेंशियल है इन टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो इंडिया को ग्रेटर डायनेमिज्म की जरूरत है इन फर्म्स टू अब्सॉर्ब एंड यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजीज इफेक्टिवली, ठीक है। इसके बाद 3 क्वेश्चंस है, जो 3 क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। 3 क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, आप पढ़ भी सकते हैं, एक बार मैं आपको रीड करा ही देता हूँ, ठीक है। मैं कोई चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, आप भूल जाएंगे तो बस। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या स्ट्रैटेजी इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि वो मिडिल इनकम ट्रैप से आगे बढ़ पाए। तो पहला क्या है, पहला है इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करो। इनकम इनइक्वालिटी मतलब कि जो गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है, उसको ठीक करो। जो गरीब है उसको और थोड़ा सा अमीर करो और अमीर को थोड़ा सा गरीब करो। अमीर को थोड़ा सा गरीब कैसे कर सकते हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स लगा देंगे तो गरीब हो जाएगा, बोलिए कैसे। जितना दामी सामान खरीदेगा उतना टैक्स, जितना दामी सामान खरीदेगा उतना रईस होगा, तो उसका पैसा हम लोग ले लेंगे और वही पैसा को हम लोग सब्सिडी दे करके गरीबों को दे देंगे, ठीक है। गरीबों को के लिए हम लोग सोशल सेफ्टी नेट ले आएंगे, पेंशन के लिए कुछ स्कीम लेकर के आएंगे, तो अमीरों से छीन कर गरीबों को देंगे, रॉबिन हुड बनेंगे ना, रॉबिन हुड बनेंगे, क्या था वही। तो हम लोग को इनकम इनइक्वालिटी को टारगेट करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करना पड़ेगा, सोशल स्पेंडिंग जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। जब सोशल स्पेंडिंग बढ़ाएंगे ना, तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डिमांड बढ़ेगा। टारगेटेड सब्सिडी करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। जो गरीब है उन लोगों को सब्सिडी देना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम लोगों को प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मिडिल इनकम कंट्री में हम लोग इसीलिए आ गए हैं, मिडिल इनकम ट्रैप में हम लोग इसीलिए फंस गए हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो ठीक है करना चाहिए, लेकिन इनोवेशन भी लाना चाहिए। इसीलिए कहता है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। हम लोग को जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री है उसको और सपोर्ट करना चाहिए, एजुकेशन और स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहिए। इसके साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा टारगेट रहना चाहिए, ताकि जो भी हमारा पॉलिसीज है उसमें सबका जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाए, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ पाए। ये सब हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद है इनहांस इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। हम लोगों को इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। अभी हम लोग कुछ सेक्टर पकड़े हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ सेक्टर हम लोग पकड़े हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मैक्सिमम सेक्टर पकड़े और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जो है वहां पर और इन्वेस्ट करें, जैसे टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम लोग को बेटर रिटर्न मिलेगा, हमारा इकोनॉमी जो है डाइवर्सिफाई हो जाएगा, हम लोग कोई एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। यही हम लोगों को करना चाहिए। सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। हम लोगों को पीएलआई स्कीम ला करके लोकल मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को हेल्प करना चाहिए। साथ में हम लोग को इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को और स्ट्रेंथन करना चाहिए और गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि करप्शन ना हो। और लास्ट में फाइनेंशियल इंक्लूजन भी करना चाहिए। तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से निकल के आ रहा है, आंसर वहीं से निकल के आ रहा है, रिपोर्ट से ही निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो ये एक सवाल था कि कौन सा स्ट्रेटजी होगा जिसको हम लोग मिडिल इनकम कंट्रीज से मतलब मिडिल इनकम ट्रैप से बच सकते हैं। फिर है कि कौन सा चैलेंज है जिसको इंडिया को ओवरकम करना पड़ेगा ताकि उसका इनकम स्टेटस बढ़ पाए, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत कम है ना, कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। इनकम इनक्वालिटी का यूज कर सकते हैं, हम लोग इनकम इनक्वालिटी को कम कर सकते हैं। अभी जो है पेस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन बहुत कम हो गया है, इसको हम लोग को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। बैलेंसिंग ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। देखिए ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अभी जो है ना हम लोग अगर देखिए अगर आप इन्फ्लेशन को रोकेंगे ना तो ग्रोथ भी रुक जाता है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जरूरी होता है ताकि आपका ग्रोथ बने। तो आपको इन्फ्लेशन भी मेंटेन रखना है, 4 से 6% का रेंज में रखना है, सॉरी 2 से 6% का रेंज में रखना है इन्फ्लेशन, और साथ में आपका ग्रोथ भी चलता रहे। अभी चूंकि क्या हो रहा है, हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट कर दिए हैं। अब हाई इंटरेस्ट रेट कर देंगे, इससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम हो जाएगा तो ग्रोथ कम हो जाएगा। तो हम लोग को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, ये हमारा एक चैलेंज है। इनकम पर कैपिटा, हमारा पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। और अपर मिडिल इनकम कंट्री का जो थ्रेशोल्ड है वो है 4256। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर हम लोग देखे हैं कि क्वालिटी ऑफ जॉब अच्छा नहीं है, रियल वेज का ग्रोथ अच्छा नहीं है, वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 78 लाख जॉब अभी क्या बोलते हैं लाना बहुत जरूरी है बाय 2030।
तो लेबर फॉर पार्टिसिपेशन भी एगो चैलेंज बना हुआ है। इकोनॉमी हम लोग को डाइवर्सिफाई करना है, सिर्फ माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से ही हम लोगों को नहीं फ़ायदा उठाना है, हम लोग को टेक्नोलॉजी से ही फ़ायदा उठाना है, हम लोग को टेक का भी इस्तेमाल करना है। लास्ट में इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, मतलब कि हम लोगों को इन्वायरमेंट से लड़ना है, क्लाइमेट से लड़ना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कि सपोर्ट करता है कि इंडिया जो है वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है। बहुत इंप्रूवमेंट तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का इंप्रूवमेंट कर रहा है, ऐसा आप बताओ। सबसे पहले डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन क्या कर रहा है, जैसे कि आधार प्रोग्राम आप देखें, इंडिया स्टैक प्रोग्राम देखें, इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ रहे हैं, क्रेडिट एक्सेस ले रहे हैं। अब क्रेडिट ले रहे हैं तो खर्चा करेंगे तो ये डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा। एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें क्या रहा है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारे देश में फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि बायोगैस, बायो इथेनॉल, ठीक है, विंड, सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये सब भी हमारा कहीं ना कहीं इनकम स्टेटस बढ़ाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोगों ने काफ़ी ग्रोथ किया है, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया है, एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी जो है वो 15% से बढ़ करके 21% हो गया है बाय 2030, ठीक है। इंडिया के पास 14 पीएलआई स्कीम्स है जो कि प्रोडक्शन बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ाएगा। इसके बाद सर्विस सेक्टर का बात हुआ। सर्विस सेक्टर में कहता है कि सर्विस सेक्टर है वो हमारा 6.9% ग्रो करने वाला है, और अभी तो देख रहे हैं हम लोग सर्विस सेक्टर का बहुत सारा एक्सपोर्ट है, तो सर्विस सेक्टर भी हम लोग का आगे बढ़ने वाला है। तो इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इनकम स्टेटस थोड़ा सा बढ़ेगा। इकोनॉमिक साइज को देखा जाए तो हमारा इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है, और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2031 तक। हमारा जो जीडीपी है वो दोगुना हो सकता है, 3.5 ट्रिलियन से होकर के 60 ट्रिलियन हो सकता है। आईएमएफ का रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग का करंट जीडीपी पर कैपिटा जो है वो $2850 है, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद कंजम्पशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया गया, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वेबसाइट में आपको चैप्टर समरी दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपका सब चीज़ कवर करा दिया है। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से ही हम लोग समराइज कर देंगे, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, ये जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने कहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ के आना, तो पढ़ के आना बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 1978 से ये हर साल जारी हो रहा है। तो इस बार क्या थीम रखा गया है, मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, जब हमारा कोई भी कंट्री जो है वो शुरुआत में बहुत ग्रोथ किया हो और ग्रोथ करके वो मिडिल इनकम कंट्री में आ गया हो, अब मिडिल इनकम कंट्री में आ करके वो हाई इनकम कंट्री में जा ही नहीं पा रहा हो, यानी कि फंस गया हो, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग मिडिल इनकम ट्रैप। अगर टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर किसी कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा 10% ऑफ यूएस लेवल तक पहुंच करके उसका इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गया है, उसका इकोनॉमी रुक गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो कंट्री जो है मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गया है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में बात किया गया है। तो मिडिल इनकम ट्रैप में क्या क्या कहा गया है, हाईलाइट्स में समझते हैं। तो इसका जो की हाईलाइट्स क्या क्या है, मिडिल इनकम ट्रैप में 108 कंट्री फंस गया है, इसमें इंडिया भी है और चाइना भी है। 1990 से देखा जाए 34 मिडिल इनकम कंट्रीज हैं जो कि हाई इनकम कंट्रीज में ट्रांजिशन कर पाए हैं। उसका रीजन ये है कि वो लोग जो है या तो ईयू के साथ इंटीग्रेट कर लिए थे, यूरोपियन यूनियन के साथ इंटीग्रेट कर लिए थे, या फिर ऑयल रिजर्व पाया गया था। इंडिया को मिडिल इनकम कंट्री बनाया गया था 2007 में, ठीक है। किसने कैटेगराइज किया था इंडिया को, वर्ल्ड बैंक ने ही किया था। ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा अगर ये मिडिल इनकम कंट्रीज ट्रैप से हट जाएगा, ट्रैप से आगे बढ़ जाएगा, तो क्या फायदा होगा, ग्लोबल क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत फायदा पहुंचेगा। 108 कंट्री जो कि मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गया है वो 40% ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। 75% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो यहीं पर पाया जाता है, 108 कंट्री में पाया जाता है। तो अगर ये ग्रोथ करेगा, ये 108 कंट्री ग्रोथ करेगा, तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम का बात करें तो करंट ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया को 75 ईयर्स लगेगा यूएसए का 1/4 ऑफ पर कैपिटा पहुंचने में। तो यूएसए का जो पर कैपिटा इनकम है उसका 1/4 पहुंचने में इंडिया को 75 ईयर्स लगेगा, चाइना को 10 ईयर्स लगेगा और इंडोनेशिया को 70 ईयर्स लगेगा। कुछ चैलेंज और रिस्क है, जैसे कि पॉपुलेशन एजिंग, कंट्रीज का पॉपुलेशन जो है वो एज हो रहा है, उसका बूढ़ा हो रहा है, डेट जो है वो बढ़ रहा है, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ रहा है और इन्वायरमेंटल डिजास्टर हो रहा है, कंसर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये तो रह गया आपका हाईलाइट्स। इसका रिकमेंडेशन दिया गया, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि रिकमेंडेशन ले लो भाई, रिकमेंडेशन ले लो, स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन भी ले लो और पॉलिसी रिकमेंडेशन भी ले लो। स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशन में कहा गया
कि अगर तुम लो इनकम कंट्री है तो तुम इन्वेस्टमेंट करो, और तुम इन्वेस्टमेंट करते करते ही तुम लोअर मिडिल इनकम कंट्री पहुंच जाओगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करोगे तो डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तब क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मजदूर आता है, और मजदूर जब आएगा काम करने के लिए तो उन लोगों के पास पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो डिमांड करेगा, डिमांड करेगा तो और सारा बिजनेस खड़ा होगा। इस तरीके से लोअर इनकम कंट्री जो है लोअर मिडिल इनकम कंट्री तक पहुंच सकता है। तो लोअर इनकम कंट्री है अगर आप, तो वन आई फेज को इस्तेमाल करो। वन आई का मतलब इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करो और पहुंच जाओ लोअर मिडिल इनकम कंट्री। अब जब तुम लोअर मिडिल इनकम कंट्री पहुंच गया है तो सिर्फ अब इन्वेस्टमेंट से काम नहीं चलेगा, अब इन्वेस्टमेंट के साथ तुम इन्फ्यूजन भी डालो। किस चीज का? फॉरेन टेक्नोलॉजी का। फॉरेन से टेक्नोलॉजी लेकर के आओ और फिर काम करो। तो फॉरेन टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूज करके फिर तुम आगे बढ़ो, यानी कि 2I फेज इस्तेमाल करो, इन्वेस्टमेंट और इन्फ्यूजन। इसको करते करते तुम लोग पहुंच जाओगे अपर मिडिल इनकम कंट्री। और जब अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाओगे तो तुमको एक और आई को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 3I फेज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन और इनोवेशन। और तब जाकर के हाई इनकम कंट्री तक पहुंच पाओगे। साउथ कोरिया एक एग्जाम्पल है जिसने ये जो पूरा सिक्वेंसली फॉलो किया है, और इसका जो पर कैपिटा इनकम है बहुत बढ़ गया है। पर कैपिटा इनकम बहुत मैटर करता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम से हम लोग डेवलपमेंट को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी रिकमेंडेशन को देखते हैं। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन कहा गया कि इंडिया भाई तुम जो है आइसोलेटेड सेक्टर पे काम कम करो और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखो। जब तुम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखोगे तभी तुम 2047 तक डेवलप्ड नेशन बन पाओगे। साथ में कहा गया कि हॉरिजॉन्टल पॉलिसीज को तुम अपनाओ और वर्टिकल डिबेट मत करो। ये डिबेट मत करो कि सर्विस अच्छा है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है, मेरा सर्विस सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है, ये मत करो। सारा सेक्टर को ग्रोथ करो। उसके बाद एजुकेशन को बढ़ाओ, स्किलिंग को बढ़ाओ, वोकेशनल ट्रेनिंग दो, ताकि जो भी बच्चा है, जो भी एस्पायरेंट है, वो मार्केट रेडी हो पाए। लास्ट में यूनिवर्सिटी को और इंडस्ट्री को कनेक्ट भी करो, ताकि इंडस्ट्री का जो भी डिमांड है वो यूनिवर्सिटी में आए और यूनिवर्सिटी उस स्किल को भी सिखाए। लास्ट में टेक्नोलॉजी जो है वो उसको हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा इफेक्टिवली। उसके लिए हम लोगों का फर्म्स में डायनेमिज्म चाहिए। ये रिकमेंडेशन दिया गया। इसके बाद समरी है। ये समरी जो है ये आपका दिया गया था वर्ल्ड बैंक का वेबसाइट में। ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि पूछ सकता है आपसे। समरी में 9 चैप्टर है। 9 चैप्टर का नाम आपको याद रहना चाहिए। पहला है स्लोइंग ग्रोथ, दूसरा है स्ट्रक्चर स्टैटिस, तीसरा है श्रिंकिंग स्पेसेस, चौथा है क्रिएशन, पांचवा है प्रिजर्वेशन और छठा है डिस्ट्रक्शन, फिर सातवां है डिसिप्लिनिंग इनकम्बेंसी, आठवां है रिवार्डिंग मेरिट और नाइन्थ है कैपिटलाइजिंग क्राइसिस। पहला है स्लोइंग ग्रोथ। इसका मतलब कि इसमें कहा गया है कि क्या मिडिल इनकम कंट्रीज का ग्रोथ बहुत कम है बाकी कंट्रीज से? तो आंसर है हाँ। मिडिल इनकम कंट्रीज जो है उसका जो ग्रोथ है वो लोअर इनकम कंट्री या फिर हाई इनकम कंट्री से बहुत स्लो है। उसका रीजन ये है कि ये लोग आउटडेटेड स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर आप लोअर इनकम कंट्री में हैं तब तो आपका इन्वेस्टमेंट से काम चल जाएगा, लेकिन एक बार आप मिडिल इनकम कंट्री में आ गए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 2 काम करना पड़ेगा, 2I करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, इन्फ्यूजन भी करना पड़ेगा फॉरेन टेक्नोलॉजी का, जो कि नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ग्रोथ जो है वो स्लो है। दूसरा नंबर स्ट्रक्चरल स्टैटिस्टिक्स। इसमें कहा गया है कि 2I, 3I और 1I अप्रोच को इस्तेमाल करने से हम लोग का फायदा पहुंचेगा। तीसरा चैप्टर का नाम है श्रिंकिंग स्पेसेस। यहाँ पर स्पेस कम कर दिया गया है, गवर्नमेंट को एक्शन लेने का स्पेस कम कर दिया गया है। कैसे कम हो जाता है? गवर्नमेंट का सामने में पॉपुलेशन एक टारगेट है, पॉपुलेशन को सब चीज देखना है, तो वो गवर्नमेंट का एक्शन कम हो जाता है। इसके साथ साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रहा है, इसीलिए फॉरेन ट्रेड भी है कम पड़ गया है, फॉरेन ट्रेड कम हो रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो तीसरे चैप्टर में ये बात कहा गया। चौथा चैप्टर में है क्रिएशन, कि हम लोग एक बैलेंस पॉलिसी क्रिएट करेंगे फॉर इनकम्बेंट और एंट्रेंट्स। इनकम्बेंट वो होता है जो कि एक वो प्लेयर है, मार्केट प्लेयर है, अच्छा खासा मार्केट प्लेयर है और ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहा है। और एंट्रेंट्स वो आदमी होता है जो कि मॉडर्न यूज कर रहा है, टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, इनोवेशन यूज कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अभी हमारे इंडस्ट्री में इनकम्बेंट कौन है? जो कि फेमस टीचर लोग हैं, अनुज जिंदल हो गया, उसके बाद फिर क्रैक ग्रेड भी हो गया, उसके बाद फिर एडू टाइप हो गया, ये लोग इनकम्बेंट है। और एंट्रेंट्स कौन है? हम लोग जैसे। अभी हम लोग नया नया इसमें आए हैं, तो हम लोग दोनों के लिए सरकार को पॉलिसी लाना चाहिए, क्योंकि एंट्रेंट्स जो है वो लोग टेक्नोलॉजी लेके आएगा, अच्छा एफिशिएंसी लेकर के आएगा, एकदम क्वालिटी कंटेंट लेकर के आएगा, क्योंकि उसको कंपटीशन से लड़ना है, समझे? तो इसके लिए ये लोग लेकर के आएगा। एंट्रेंट्स को भी हम लोग को डेवलप करना है। और इनकम्बेंट जो होता है वो लोग ट्रेडिशनल मेथड को यूज कर रहा होता है, लेकिन वही लोग है जिसकी वजह से मार्केट चल रहा है, तो उन लोगों के लिए भी पॉलिसी चाहिए और एंट्रेंट्स के लिए पॉलिसी चाहिए। तो चौथा नंबर में कहता है कि हम लोग को बैलेंस पॉलिसी क्रिएट करना पड़ता है। पांचवा नंबर है प्रिजर्वेशन। हम लोग को प्रिजर्व करना पड़ेगा। जो इनकम्बेंट्स है उनको पावर, जो इनकम्बेंट्स है वो पावर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। इनकम्बेंट जो होते हैं ना वो पावर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारा जो बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट रहता है वो क्या करता है, छोटा छोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट को खरीद लेता है, अपना पावर बना करके रखता है। इससे एक नुकसान हो जाता है। नुकसान ये होता है कि जो नया था, जो नया कोचिंग था वो इनोवेशन इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब जब उसको खरीद लिया गया अब तो इनोवेशन गया,
मार्केट में इनोवेशन ही नहीं है, इनोवेशन ही नहीं होगा तो ग्रोथ ही नहीं होगा, ग्रोथ ही नहीं होगा तो कंपटीशन ही नहीं होगा, ग्रोथ ही नहीं होगा तो कभी भी वो हाई इनकम कंट्री नहीं बन पाएगा कंट्री हमारा। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन होता है। इसके साथ साथ पेट्रियार्कल सोसाइटी जो है, यहाँ पर क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पर भी जो मेल का पावर प्रिजर्व कर दिया जा रहा है और इनकम्बेंट्स है वो अपना पावर प्रिजर्व कर रहा है, इकोनॉमिक पावर इस्तेमाल करके, पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करके वो पावर बना कर रखता है। तो इसके लिए फिर हम लोग अगला चैप्टर में बोलते हैं डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, विध्वंस करना पड़ेगा, तब जाकर के नया निर्माण होगा। नव निर्माण के लिए विध्वंस जरूरी है पार्थ। हाँ, तो आपको विध्वंस करना पड़ेगा। किस चीज को विध्वंस करना पड़ेगा? जो आउटडेटेड अरेंजमेंट बन गया है, आउटडेटेड जॉब, टेक्नोलॉजी, उसके बाद फिर स्ट्रेटजी, उसको आपको आपको हटाना पड़ेगा, डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है इनकम्बेंट जो है ना, वो अच्छा जो प्रॉफिट हो सकता है देश को, उसको कम करने के लिए इनकम्बेंट बहुत परेशानी कर रहा है। समझे? आप देखेंगे कि जो इनकम्बेंट्स होता है, जो बड़ा बड़ा मार्केट होता है, वो गड़बड़ी करता है। बहुत सारा छोटा छोटा कंपनी आता है जो कि लो कार्बन एनर्जी देता है। लो कार्बन एनर्जी का मतलब कि ऐसा फ्यूल दे रहा है जिसमें कि कार्बन एमिशन कम होगा, तो कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उस काम को करने नहीं देता है इनकम्बेंट्स, रोक देता है, खरीद लेता है, दबा देता है उसको। तो इसके लिए फिर हम लोग अगला चैप्टर लेकर के आए हैं, डिसिप्लिनिंग इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी को हम लोग डिसिप्लिन करो। इनकम्बेंसी जरूरी तो है, लेकिन ये बहुत माथा में चढ़ रहा है, इसको रोको। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकम्बेंसी को के लिए हम लोग मिडिल इनकम कंट्रीज को मार्केट मार्केट को बोलते हैं कि मार्केट को तुम लोग कॉन्टेस्टेबल बनाओ, जहां पर कि छोटा इंट्रेंस भी आ सके, इनकम्बेंसी भी आ सके। इसके बाद एक कंपटीशन अथॉरिटी रहना चाहिए जो कि कंपटीशन को मॉनिटर करते रहेगा। ठीक है, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का ओपननेस को देखते रहेगा। इसके बाद फिर अगला है कि जब हम लोग सबको लेकर के आए, इनकम्बेंट को भी लेके आए, एंट्रेंस को भी लेकर के आए, तो फिर हम लोग मेरिट जो होगा उसको रिवॉर्ड देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग कैपिटल वहां पर यूज करेंगे। जहां पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ टेक्नोलॉजी अच्छा काम हो रही है, इनोवेशन अच्छा काम कर रहा है, तो उस केस में हम लोग अपना कैपिटल वहां पर इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। स्मॉल फर्म्स को हम लोग देखे हैं कि स्मॉल फर्म्स को फेवर मिलता है ना, इसके वजह से बहुत सारा फर्म जो है ना, वो स्मॉल ही रहना पसंद करता है, बड़ा होना पसंद ही नहीं करता है। उस केस में हम लोग को क्या करना चाहिए, उस समय हम लोग को बोलना चाहिए कि हम लोग स्मॉल फर्म्स को उतना कॉडल नहीं करेंगे, हम लोग लार्ज फर्म को विलिफाई करेंगे। और लास्ट में जब हम लोग इतना काम कर लिए हैं, तो हम लोग क्राइसिस के समय में जब देखिए डिस्ट्रक्शन कर दिए, इनकम्बेंसी को डिसिप्लिन कर दिए, रिवार्ड कर दिए मेरिट को, तो फिर हम लोग अब जो हो गया है उस स्टेटस को अब मेंटेन करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। इसे लास्ट में हम लोग कैपिटलाइजिंग क्राइसिस कर दिए। ठीक है, मतलब कि लो कार्बन एनर्जी को या तो हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, नहीं तो ग्लोबल टैक्स से हम लोग मंगा लेंगे, इन्फ्यूज कर लेंगे। तो ये था समरी। स्लोइंग ग्रोथ, स्ट्रक्चर स्टैटिस, श्रिंकिंग स्पेस, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, डिसिप्लिनिंग इनकम्बेंसी, रिवार्डिंग मेरिट, कैपिटलाइजिंग क्राइसिस। सबसे पहले हम लोग देखें कि ग्रोथ बहुत कम हो रहा है मिडिल इनकम कंट्रीज में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हम लोग का स्ट्रेटजी होना चाहिए, इसीलिए स्ट्रक्चर स्टैटिस। तीसरा कि स्ट्रेटजी तो लेकर के आ गए, लेकिन कुछ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है अभी भी। अच्छा ठीक है, कुछ कुछ गड़बड़ चल रहा है तो कोई बात नहीं, पॉलिसी लेकर के आते हैं। तो क्रिएशन, पॉलिसी क्रिएट की, लास्ट में पॉलिसी क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिसी क्रिएट करने के बावजूद इनकम्बेंट्स बहुत माथा पे चढ़ रहा है, ये लोग बहुत पावर को प्रिजर्व कर रहा है, प्रिजर्वेशन कर रहा है। आप प्रिजर्वेशन कर रहा है ना, डिस्ट्रक्ट कर देंगे, डिस्ट्रक्ट कर दिए। अब डिस्ट्रक्ट करके फिर डिसिप्लिन लेकर के आएंगे सब जगह, और लास्ट में जो अच्छा काम कर रहा होगा उसको हम लोग रिवॉर्ड देंगे, और लास्ट में जो सब कुछ अच्छा काम हो गया है तो तब हम लोग फिर उसको कैपिटलाइज कर देंगे। तो ये 9 तरीके का चैप्टर दिया गया इस रिपोर्ट के अंदर। आशा करता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये आपको समझ में आया हो और याद हो गया हो। ये जो कंटेंट है इसको बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगा है, पूरा रात भर मैं बैठ करके ये कंटेंट बनाया हूँ, और साथ में ये वीडियो को मैं 2 बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, आपका लाइक का मैं भूखा हूँ, और आपका एक कमेंट का भी भूखा हूँ। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है, आप कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें, ठीक है? आपका कमेंट के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा तो आगे आने वाले कंटेंट आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक ज़रूर करिए। लाइक और कमेंट से मेरा वीडियो का क्रेडिबिलिटी हाई होता है और मेरा भी हेल्प होता है। मैं आपसे पैसा नहीं डिमांड करता हूँ, मैं आपसे डिमांड करता हूँ कि आप अच्छा-अच्छा कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, टाटा।